अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु बम को लेकर शुरू हुई ये जंग अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज में आकर अटक गई है। पिछली रिपोर्ट में आपको बता चुका हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया है। जो भी जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरेगा उसको ईरान को पैसे देने होंगे। लिहाजा हम ईरान के स्टेट ऑफ हॉर्मुज से पहले और स्टेट ऑफ हॉर्मुज के आगे के रास्ते को ब्लॉक करेंगे ताकि कोई भी जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज तक पहुंचे ही ना। अगर वो पहुंच जाता है, जब क्रॉस करके स्टेट ऑफ हॉर्मुज आगे बढ़ेगा तो हमारी सेना उसको आगे रोकेगी। हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज के आगे और पीछे का रास्ता अब ब्लॉक कर रहे हैं। अमेरिकी सैंडकॉम की तरफ से सुबह ऐलान कर दिया गया कि आज सुबह 10 बजे से नाकेबंदी शुरू कर दी है अमेरिका की नौसेना ने। अब कोई भी जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज तक नहीं पहुंचेगा। ओमान की खाड़ी से होता हुआ कोई भी जहाज अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे पहुंच भी जाता है, नाकेबंदी को तोड़कर आगे निकलेगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, तो उसको हम आगे पकड़ेंगे। दोस्तों, ये सिर्फ अमेरिका की नाकेबंदी नहीं है, बल्कि कई सारे देशों को इससे नुकसान होने वाला है। उन देशों को भी नुकसान उठाना पड़ेगा जिन देशों के जहाज अभी ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने दे रहा है। इसमें हमारा देश भी शामिल है। भारत के भी जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर कर आ रहे हैं। अब अगर हमारा जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरेगा तो आगे अमेरिका की सेना कहीं ना कहीं नाकेबंदी करने की कोशिश करेगी। इससे हमें भी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस हुए भारत के जहाज को अमेरिका आगे रोकता है तो भारत सरकार को अमेरिका से जवाब लेना चाहिए। फिलहाल ये नाकेबंदी आज ही से शुरू हुई है। अभी तक किसी भी जहाज को रोके जाने की खबर सामने नहीं आई है। ऐसी खबरें जरूर आ रही है कि ईरान से जुड़े 2 जहाज ओमान की खाड़ी से निकलने में कामयाब रहे हैं। अमेरिका की नाकेबंदी भी उन जहाजों को नहीं रोक पाई है। ओमान की खाड़ी से निकले हुए दोनों जहाजों का ट्रैकिंग डाटा भी पब्लिकली मौजूद है। हालांकि अब अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जहाज हमारी नाकेबंदी से पहले गुजरे हैं। हमने आज सुबह ईरान के टाइम के मुताबिक 10 बजे से नाकेबंदी शुरू की है, जबकि ये दोनों जहाज ईरान से जुड़े हुए ओमान की खाड़ी से नाकेबंदी से पहले गुजरे हैं। ट्रंप की तरफ से लगातार इस मामले को लेकर पोस्ट किया जा रहा है। ट्रंप ने अभी कुछ देर पहले ही ट्वीट किया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज की अपनी नाकेबंदी के जरिए ईरान की चाल को हमने करारा जवाब दिया है। हमने आगे से भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है और पीछे से भी उसको ब्लॉक कर दिया है। अब कोई जहाज इधर आएगा ही नहीं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो नाकेबंदी की है, इससे नुकसान ईरान को कम होगा, लेकिन और देशों को नुकसान ज्यादा होगा, खासकर उन देशों को जिनके जहाज इस जंग के दौरान भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते रहे हैं। चाइना को भी नुकसान होगा, इंडिया को भी नुकसान होगा, पाकिस्तान को भी नुकसान होगा। जिन देशों के जहाज अब तक गुजर रहे थे उनको कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिलहाल जो IRGC के स्पोक्स पर्सन है खातमुल अंबिया ब्रिगेड के, उनकी तरफ से अमेरिका की इस नाकेबंदी को लेकर कहा गया कि ये नाकेबंदी ऐसी ही है जैसे समुद्र में लोग डकैती करते हैं, जहाजों को लूटते हैं। इसी तरह से अमेरिका की सेना जहाजों को लूटने की तैयारी कर रही है। अमेरिका भले ही कितनी भी धमकियां हमें देता रहे, लेकिन इस एरिया में कंट्रोल पूरा हमारा रहेगा। IRGC के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि अगर फारस की खाड़ी और ओमान सागर में ईरान की बंदरगाहों की सुरक्षा को खतरा है तो फारस की खाड़ी और ओमान सागर में कोई भी बंदरगाह सुरक्षित नहीं रहेगी। अगर इन जगहों पर अमेरिका की वजह से हमारी बंदरगाहें खतरे में आती हैं तो एरिया में हर एक बंदरगाह खतरे में बढ़ जाएगी। IRGC के स्पोक्स पर्सन ने आखिर में एक बार फिर से यह बात दोहराई कि जंग खत्म होने के बाद आप लोग देख लेना, स्टेट ऑफ हॉर्मुज और इसके आसपास का इलाका हमारे कंट्रोल में होगा। कुछ भी कर ले अमेरिका, स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलवा सकता। तो जो लड़ाई परमाणु बम को लेकर शुरू हुई थी, वो लड़ाई अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज में आकर फंस चुकी है। अमेरिका अभी भी लगातार यूरोपीय देशों के ऊपर दबाव डाल रहा है कि आओ यहां पर आकर हमारा साथ दो, हम जो नाकेबंदी कर रहे हैं आगे पीछे से, इसमें हमारा साथ दो ताकि ईरान के ऊपर दबाव पड़े और ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल। दोस्तों, आने वाले 2-3 दिन के अंदर समुद्र में इस मामले को लेकर बहुत बड़ा बवाल पैदा होने वाला है। अभी तक तो ईरान से समझौता करके कुछ जहाज निकल रहे थे, लेकिन अब ईरान जब आगे पीछे नाकेबंदी कर रहा है तो इससे पूरी दुनिया के कई सारे देशों पर बड़ा असर पड़ने वाला है। इसी को लेकर बवाल मचेगा समुद्र के अंदर। इधर डोनाल्ड ट्रंप का ध्यान पूरी तरह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने पर लगा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के यूरेनियम पर अभी भी नजर गड़ाए हुए बैठा है। बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के यूरेनियम को हासिल करने के लिए, परमाणु प्रोग्राम को खत्म करने के लिए एक बार कोशिश और करेगा। फिलहाल इजरायली चैनल 14 के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर के दौरान पाकिस्तान के अंदर जो बातचीत नाकाम हुई है, उसकी सबसे ज्यादा खुशी इजराइल को ही है। इजराइल के अधिकारी काफी खुशी मना रहे हैं, खासकर बेंजामिन नेतन्याहू, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू को एक बार फिर से ईरान के यूरेनियम को हासिल करने का मौका मिल गया है। अगर बातचीत हो जाती, कोई फैसला हो जाता, तो शायद नेतन्याहू ईरान के ऊपर हमले नहीं कर पाता। बहुत जल्द नेतन्याहू की तरफ से ईरान के ऊपर हमले कर दिए जाएंगे। हो सकता है कि ये जो 2 हफ्ते का सीज फायर था,
ये सीजफायर पूरा किया जाए और उसके बाद हमले किए जाएं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से खुले शब्दों में 2 हफ्ते का सीजफायर का ऐलान किया गया था। 2 हफ्ते की डेडलाइन थी। नेतन्याहू 2 हफ्ते पूरे होते ही ईरान के ऊपर हमला कर सकता है, और हो सकता है कि 2 हफ्ते पूरे ना भी हो, उससे पहले ही कुछ ना कुछ बात निकालकर ईरान के ऊपर हमला कर दिया जाए। वैसे इसके ऊपर जो मुकदमा था भ्रष्टाचार का, उसकी सुनवाई होने वाली थी, अदालतें खुल चुकी थी। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसने अपील की है अदालत में कि देखिए जंग का दौर चल रहा है, हो सकता है कि ईरान बातचीत नाकाम होने के बाद हमारे ऊपर फिर से हमले कर दे, इसीलिए सुरक्षा का हवाला देते हुए इसने कहा कि अदालत की सुनवाई को थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए। फिलहाल खबर यह है कि इजराइल की अदालतों के जजों ने सुरक्षा और राजनीतिक कारणों का हवाला देते हुए इसकी तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अभी फिलहाल इसकी केस की सुनवाई अदालत में नहीं की जाएगी। इसने कहा कि सुरक्षा का खतरा है प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को, और कुछ राजनीतिक मामले हैं जिसकी वजह से कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकते। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि जब तक जंग चलती रहेगी बेंजामिन नेतन्याहू जेल से दूर रहेगा। भले ही इजराइल के यहूदी जंग के दौरान लगातार बंकरों में भागते रहें, लेकिन यह बंदा जेल नहीं जाएगा। अभी ईरान के साथ थोड़ा सा मामला शांत है, तो लेबनान के अंदर इसने हमले शुरू कर दिए, आपको मालूम ही है। लेबनान का एक इलाका है बिंत जबील। ये जो बिंत जबील शहर है ये हिजबुल्लाह का इलाका है। ऐसा माना जाता है कि बिंत जबील में सबसे ज्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाके मौजूद हैं, और यहीं पर इजराइल डिफेंस फोर्सेस घुस चुकी है। गली गली में घूमकर हिजबुल्लाह के लड़ाकों की तलाश भी की जा रही है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली सेना के ऊपर घात लगाकर हमला भी कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर ये जो फोटो दिखाई दे रहा है, ये बिंत जबील का ही एक स्टेडियम है। ये वो स्टेडियम है जब सन 2000 में हिजबुल्लाह के पुराने महासचिव हसन नसरुल्लाह, जो अब दुनिया में नहीं है, उन्होंने इसी स्टेडियम पर खड़े होकर जीत का भाषण दिया था। दरअसल उस दौर में भी इजराइल डिफेंस फोर्सेस इस बिंत जबील एरिया में घूम घूमकर ऑपरेशन चला रही थी, और इस बिंत जबील एरिया में इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने कब्जा कर लिया था। तब हसन नसरुल्लाह ने हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ मिलकर इजराइल डिफेंस फोर्सेस को वहां से भगाया था, और उसके बाद इसी स्टेडियम में खड़े होकर जीत का ऐलान किया था। इस स्टेडियम को बुरी तरह से हमले करके इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने तबाह कर दिया है। बिंते जबील को एक बार फिर से अपने कब्जे में करने के लिए इजराइल डिफेंस फोर्सेस वहां पर घुस चुकी है, लेकिन हिजबुल्लाह के लड़ाके काबू में नहीं आ रहे हैं। इधर इजराइल की सेना लेबनान के ऊपर इस तरह से ऑपरेशन चला रही है, वहीं बहुत जल्द गाजा के ऊपर भी खुले हमले शुरू होने वाले हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने आसमान से बहुत सारे पर्चे फिलिस्तीन के एरिया में गिराए हैं, खासकर गाजा के वो एरिया जहां पर हमास अभी भी मौजूद है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने गाजा शहर में जो पर्चे गिराए हैं, उन पर्चों पर लिखा था कि आप हमास से अपने संबंध ना बनाएं। कोई भी शख्स अगर हमास से जुड़ा हुआ है वो अपने आप को हमास से अलग कर ले, हमास से किसी भी तरह के संबंध गाजा के लोग ना बनाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो हम यहां पर बुरी तरह से हमले कर सकते हैं। दरअसल इजराइल डिफेंस फोर्सेस प्लान कर रही है कि गाजा के अंदर हमास अभी भी मौजूद है। हमास ने हथियार नहीं डाले हैं। हमास को हथियार डालने के लिए मजबूर करने के लिए इजराइल डिफेंस फोर्सेस गाजा के आम लोगों पर हमले शुरू कर सकती है, और यह बहुत जल्द होगा दोस्तों, क्योंकि हमास अभी भी गाजा के अंदर हथियारों के साथ मौजूद है। बेंजामिन नेतन्याहू वो शख्स है जो कभी खामोश नहीं बैठ सकता। जब तक इस दुनिया में है, कहीं ना कहीं पर इजराइल जंग लड़ता रहेगा। ईरान के साथ खामोशी है, ईरान को ये नहीं हरा पाए हैं। हालांकि ये कह रहे हैं कि हम यूरेनियम को कब्जे में करेंगे, लेकिन इनके बस की बात है नहीं कि ईरान के अंदर घुसकर ईरान का यूरेनियम लेकर आ जाएं। इसलिए अब लेबनान और गाजा पर हमले करके पूरे इलाके को डराने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक खबर और आपको बता दूं, ईरान की संसद के जो उपसभापति हैं, उन्होंने कहा कि अमेरिका इस्फहान में अपने पायलट को बचाने नहीं गया था। अमेरिका की सेना का असली मकसद यूरेनियम हासिल करना था, लेकिन इस्फहान से वो खाली हाथ लौट कर आए। वो पायलट वाली कहानी आपने सुनी थी ना, कि इस्फहान एरिया में वो गिर गया था, उसके बाद अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन चलाकर उसको बचाया। हालांकि आज तक पायलट का फोटो सामने नहीं आया है, जिंदा है या मर गया, पायलट का फोटो ही सामने नहीं आया है। हालांकि ईरान ने उस वक्त भी कहा था कि हमारे यूरेनियम को चुराने का इनका इरादा था, लेकिन वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। डेल्टा फोर्स बहुत चर्चा में रहती है, अमेरिका की डेल्टा फोर्स। हॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज में अमेरिका की डेल्टा फोर्स को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, खतरनाक मिशन को अंजाम देती है। इराक के अंदर सद्दाम हुसैन का काम तमाम कर दिया डेल्टा फोर्स ने। वेनेजुएला के अंदर भी डेल्टा फोर्स उतरी थी, वहां से भी मिशन को अंजाम देकर निकल गई। लेकिन यही डेल्टा फोर्स जब ईरान के अंदर उतरी तो अपने तकरीबन 6 से 8 बड़े बड़े विमानों को ईरान के हाथों तबाह करा दिया, या फिर खुद अपने हाथों तबाह करके खाली हाथ भागना पड़ा। ये है अमेरिका की डेल्टा फोर्स, जिसके बारे में हॉलीवुड मूवीज में बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। खतरनाक म्यूजिक के साथ डेल्टा फोर्स को
दुनिया के सामने पेश किया जाता है। डेल्टा फोर्स की हालत खराब कर दी ईरानियों ने। फिलहाल इस वक्त का लेटेस्ट अपडेट यही है कि जो जंग परमाणु हथियार को रोकने के नाम पर शुरू हुई थी, वो अब पूरी तरह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज में फंसी हुई है। आने वाले 2-3 दिनों में बहुत कुछ समुद्र में देखने को मिल सकता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।